हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटने विजडम। दोस्तों, कल वाले लेक्चर में या ये कहें कि पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था फॉडर क्रॉप्स का, फॉडर और फीड का, इस तरीके से उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो हम कल्टीवेटेड फॉडर्स को पढ़ रहे थे कि जो फॉडर या चारा फसलों की तरह खेतों में उगाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट फॉरेज क्रॉप जो इंडियन कंडीशंस में होती हैं, जिसे बनर्जी ने जिन चीज़ों को बताया है, ये हम यहाँ पर देखेंगे कल्टीवेटेड फॉडर क्रॉप्स में से। तो अगर लेग्यूम्स की बात की जाए तो इसमें मतलब जिसमें नाइट्रोजिनस कंटेंट ज़्यादा होता है, मुझे उम्मीद है कि आप इसके नोट्स बना रहे होंगे। और वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए जो एनिमल साइंस से तैयारी करते हैं या जो एनिमल साइंस की तरफ जाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सभी वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो दवाई वगैरह से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों की इम्पोर्टेंस रहती है, न्यूट्रिशन की और इन सब चीज़ों की। तो बरसीम, लूसर्न, सेंजी, मेथा या मेथी भी कहते हैं इसे, शफ्तल, काउपी, ग्वार, राइस बीन, ये कल्टीवेटेड लेग्यूम फॉडर में आते हैं। अगर हम इन्हें देखें तो बरसीम ऐसी नज़र आती है, ये बरसीम है। और फिर ये लूसर्न है, लूसर्न को रिजका भी कहते हैं या अल्फ़ाल्फ़ा भी कहा जाता है इसे। तो ये लूसर्न है। ये सेंजी है, ये ज़्यादातर ये एरिड एरियाज़ में होती है, जैसे राजस्थान वगैरह की तरफ ना, तो वहाँ पर ये पाई जाती है, मतलब सूखे इलाकों में। ये राइस बीन है, मतलब एक तरीके से ये राजमा जैसा होता है, और ये इसकी फलियाँ हैं। ये लेग्यूमिनस क्रॉप कहलाती है, मतलब ये लेग्यूमिनस फॉडर होता है। इसके अंदर प्रोटीन और नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा रहता है। ये ग्वार बीन है या ग्वार की फली जिसे कहा जाता है, तो ये भी फॉडर की तरह इस्तेमाल होता है। ये काउपी, लोबिया, देख सकते हैं आप इसे। ये दिखाने का पर्पस ये है कि देख के चीज़ें ना याद रहती हैं कि क्या था, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं। और वैसे भी अगर आप प्रैक्टिकली भी अपना मतलब फार्मिंग कर रहे हो तो देखने से चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं आगे के लिए। ये शफ्टल है, ये एक तरीके की बरसीमी है और इसे पर्शियन क्लोवर कहते हैं। वो ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम कहते हैं उसे, और इसे रेसुपिनेटम। तो ये भी एक तरीके की बरसीमी होती है शफ्टल। ये मेथी है, मेथी आप सब जानते हैं, देखी होगी, मेथी साग वगैरह में भी पड़ती है, हम लोग भी खाते हैं। तो मेथी भी लेग्यूमिनस क्रॉप की तरह यूज़ होती है। इसके बाद कल्टीवेटेड फॉडर क्रॉप्स आते हैं सीरियल वाले, जो नॉन लेग्यूमिनस होते हैं। इसमें मेनली जई, ओट्स जिसे कहा जाता है, सोरगम है, ज्वार कहते हैं उसे, बाजरा, मेज़ और टियोस्नाइट। ये जो टियोस्नाइट है, ये मेज़ की ही एक सब वेराइटी है, मतलब ये कहा जाता है मेज़ इसी से ही बना है। और बारले, यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे। तो ये ओट्स हैं, ये ओट्स फॉडर है। ओट्स सबसे बढ़िया फॉडर मतलब रहता है। अगर सर्दियों में आप इसे उगाएं और अपने एनिमल्स को खिलाएं तो ना सिर्फ उनकी देह मतलब मजबूत होगी, उनका वज़न बढ़ेगा और दूध भी बहुत मतलब रिच आता है, और इसका साइलेज भी बहुत ज़बरदस्त बनता है ओट्स का। फिर ये सोरगम है, चरी जिसे कहा जाता है, मकचरी या चरी कहते हैं खाली। बाजरा इस टाइप से दिखता है। ये भुट्टा है या मेज़, मक्का, मक्के का फॉडर। ये टियोस्नाइट है, आप देख सकते हैं इनके दोनों के प्लांट लगभग एक जैसे हैं। इसके अंदर ये हरी पत्तियां वगैरह टियोस्नाइट के अंदर ज़्यादा होती हैं, भुट्टे के अंदर थोड़ा ये कम होता है। बाकी फिर ये बारले है। अब ये बारले गेहूं जैसा ही लगता है, लेकिन बारले का भी फॉडर बनता है।
तो वीट इस तरीके का दिखता है, बार्ले ऐसा है, राइस, ये मेज़ है, ओट्स हैं, और मिलेट का मतलब बाजरा। अब कुछ भी हो सकता है, पर्ल मिलेट हो सकता है, फॉक्सटेल मिलेट हो सकता है, कई तरीके के मिलेट्स भी कई तरीके के होते हैं। तो और कल्टीवेटेड फॉडर कुछ और भी होते हैं सीरियल और लेग्यूम से अलग, जैसे ब्रेसिका मतलब सरसों को भी खाने के लिए मतलब चारे के तौर पे उगाया जाता है। कल्टीवेटेड पेरिनियल ग्रासेस को भी उगाया जाता है, जैसे नेपियर बाजरा हाइब्रिड है जिसे सुपर नेपियर भी कहते हैं, गिनी ग्रास है। कल्टीवेटेड एनुअल ग्रासेस मतलब जो साल भर चलती रहती हैं, जिन्हें दोबारा उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो दीनानाथ ग्रास है। पेरिनियल रेंज ग्रासेस, ये वो वाली ग्रासेस हैं जिन्हें हम रेंज में मतलब पास्चर के तौर पे उगा सकते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और इनका न्यूट्रिशियस वैल्यू भी अच्छा होता है, जैसे सिटेरिया है, अंजन ग्रास है, धामन ग्रास है, मार्बल ग्रास है, इन्हें उगाया जाता है। देखिए ये वाली चीज़ें जो है ना, आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच वन इज़ नॉट दी लेग्यूम, तो शफ्टल, सेंजी, काउपी या लूसन, काउपी, शफ्टल और ट्यूसनाइट, ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे आपको, क्योंकि ट्यूसनाइट वगैरह या शफ्टल कोई बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस मतलब ये चीज़ें याद रखने में आपको फ़ायदा रहेगा। फिर कल्टीवेटेड क्रॉप्स के बाद आती हैं ट्री लीव्स। इनका जो यूटिलाइजेशन है लाइफ स्टॉक फीडिंग में, ये बहुत कॉमन नहीं है। पेड़ की पत्तियां ज़्यादातर लाइफ स्टॉक को नहीं खिलाया जाता है। इसका जो लिमिटेड है ये शीप और गोट्स के फीडिंग के लिए, और कभी कभी कैटल को खिलाई जाती है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फॉडर क्राइसिस। अगर फॉडर अवेलेबल नहीं है तब पेड़ की पत्तियां लाते हैं और फिर वो खिलाते हैं, क्योंकि इतनी पेड़ की पत्तियां इकट्ठी भी नहीं कर सकते हैं, जो क्योंकि एनिमल का जो कंजम्पशन होता है, बकरी तो खाएगी 1 किलो या 2 किलो पत्ते, और भैंस खाती है लगभग उसे 25 किलो चाहिए। तो इस वजह से भी मतलब जो बड़े लाइफ स्टॉक है उन्हें ट्री लीव्स नहीं खिलाई जाती हैं। अर्ली स्टेजेस जो होती हैं ट्री की ग्रोथ की या लीव्स की ग्रोथ की, उस वो जो कोपले होती हैं, जो छोटी पत्तियां होती हैं, वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं, उनमें प्रोटीन भी ज़्यादा होता है और क्रूड फाइबर कम रहता है। जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है प्रोटीन कम होता चला जाता है और क्रूड फाइबर उसमें बढ़ता है, मतलब न्यूट्रिशियस वैल्यू पत्तियों की डाउन हो जाती है। तो बकरियों को आपने देखा होगा चुन चुन के ऊपर वाली कोपले खाती हैं, जो बढ़ता हुआ पेड़ होता है ना, उसकी ऊपर का जो नई नई पत्तियाँ होती हैं उन्हें चुन चुन के खाती हैं वो। तो इसी वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। कैल्शियम इनमें ज़्यादा होता है मतलब पत्तियों में, लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम रहती है। फास्फोरस का इस वजह से सप्लीमेंटेशन हमें करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ DCP या TCP। IVRI में कुछ इन्वेस्टिगेशन हुए, उसमें देखा गया है कि जो लीफी फॉडर होता है वो मेंटेनेंस राशन के तौर पे लाइव स्टॉक में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे झरबेरी, कचनार, क्या पेड़ है, पीपल है, बबूल है या बेल। तो ये वाले जो पेड़ होते हैं इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपने लाइव स्टॉक को मेंटेनेंस राशन के लिए। मतलब ना उनका वज़न गिरेगा और लेकिन उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वो ज़िंदा रहेंगे। तो ऐसा जब कभी सूखा पड़ता है या मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं, तो उन कंडीशंस में इन्हें दिया जाता है। लेकिन कमर्शियल डेयरी फार्मिंग या उस सब में ये बिल्कुल वायबल नहीं है। लेकिन गोट फार्मिंग में बहुत अच्छा है ये, मतलब ट्री लीव्स अगर आपके पास हैं तो पैलेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी खिला सकते हैं, TMR बना के भी खिला सकते हैं, तो काफ़ी इसका अच्छा स्कोप रहता है। फिर आते हैं रूट क्रॉप्स। ये सब सकुलेंट फॉडर ही चल रहा है अभी तक। फिर उसमें रूट क्रॉप्स आते हैं, जैसे शलजम है, स्वीडिश है, मैनगोल्ड्स हैं, फॉडर बीट है, मतलब जो चुकंदर है उसे उगाया जाता है, उसका साइलेज भी बनता है, या गाजर वगैरह है। ये UK और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत यूज़ होता है, ख़ास तौर से विंटर में जब फॉडर नहीं होता है, मतलब क्रॉप्स वगैरह चारा अवेलेबल नहीं होता है। तो इंडिया में भी ये काफ़ी अच्छा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर लोग इसे ठीक से मैनेज करें, क्योंकि ये अंडर द ग्राउंड होता है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत होती है रूट क्रॉप्स की, और इनके अंदर स्टार्च की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं ये रूट क्रॉप्स। तो इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या रहते हैं कि इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट तो ज़्यादा रहता है और क्रूड फाइबर रिलेटिवली कम होता है। और साउथ इंडिया में, जैसा कल भी बताया था मैंने, कि एक क्रॉप होती है टेपियोका कहा जाता है उसे, जिसे साबूदाना भी हम कहते हैं।
आप देख सकते हैं ये साबूदाना बनता है, इसे टेपियोका कहा जाता है, ये भी रूट क्रॉप है और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका मतलब प्रोडक्शन होता है। तो बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है और अच्छी इसकी पैदावार होती है कोस्टल एरियाज़ में, मेनली केरला में, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इसकी ईल्ड होती है लगभग 5 से 6 टन पर एकड़। तो ये बहुत ज़्यादा ईल्ड है, मतलब आप सोच सकते हैं कि इतना स्टार्च आपको ज़मीन के अंदर से मिल जाता है और स्टार्च की वैल्यू बहुत है। अगर ये मतलब अवेलेबल हो और इसे सुखा के इसके टेपियोका चिप्स या कुछ इस टाइप से बना लिए जाएं और वो फीड में यूज़ किया जाए तो वो मक्का को रिप्लेस कर सकता है काफ़ी हद तक। तो ये स्टार्च की सोर्स होता है, मतलब एक तरीके का कंसंट्रेट ही है ये। फिर आता है साइलेज, क्योंकि वैसे तो इकोनॉमिकल यही है कि आपका फॉडर लगाओ, ग्रीन फॉडर, फ्रेश ग्रीन फॉडर आपके खेत में हो, आप डेली उसे काट के लाएं और अपने एनिमल्स को खिला दें, ये तो सबसे ही बढ़िया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं, ज़मीन नहीं है, हमारे पास लेबर नहीं है, या हम उगा नहीं पाए, कभी बारिश है कभी धूप है, काट नहीं पाते हैं। तो इस वजह से उस फॉडर को एक बार काट के उसे हम प्रिज़र्व कर लेते हैं। उस प्रिज़र्व करने को मतलब कहते हैं कि वो साइलेज बना लिया, मतलब ये कंज़र्वेशन टेक्निक है, इसे डिटेल में पढ़ेंगे जब साइलेज के बारे में आएगा। तो यहाँ तक ये हमने सकुलेंट फॉडर क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया, ये इतनी तरीके की होती हैं। अब ड्राई रफेजेस की हम बात करेंगे। सबसे पहले ड्राई रफेज क्या है, दो ही तरीके के ड्राई रफेज हैं हमारे पास, एक तो हे और दूसरा स्ट्रॉ। हे क्या होती है, जब किसी घास को, हरी घास को सुखा लिया जाता है या हरे चारे को सुखा लिया जाता है, इसलिए सुखाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, तो उसे हे मेकिंग कहते हैं, मतलब हमने उसका हे बना लिया है। तो हे का मकसद यही होता है कि मॉइस्चर कंटेंट को कम करके 15-20% तक ले आया जाता है। मतलब सकुलेंट फॉडरी को जब सुखा के उसका मॉइस्चर कम कर देते हैं तो उसे हम हे कहते हैं, ताकि उसे बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोबियल एंजाइम ख़राब ना कर दें। साइलेज भी इसीलिए बनाया जाता है, हे भी इसीलिए बनाया जाता है। तो जो ग्रीन क्रॉप्स होती हैं उनकी मैच्योर स्टेट में उन्हें काटा जाता है और लंबे अरसे तक उन्हें प्रिजर्व रखने के लिए उन्हें सुखा लिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फॉरेज, किस टाइप का फॉरेज हम ड्राई कर रहे हैं उसी के बेसिस पे हे को कैटेगराइज किया जाता है लेग्यूमिनस में और नॉन लेग्यूमिनस में। लेग्यूमिनस अगर हमने चारा सुखाया तो लेग्यूमिनस हे बनेगा, नॉन लेग्यूमिनस सुखाया तो नॉन लेग्यूमिनस हे बनेगा। और इन सब में जो लेग्यूमिनस प्लांट की हे होती है ना, वो सबसे अच्छी होती है। उसमें भी लूसर्न जो अल्फ़ा या रिजका है, रिजका की हे सबसे अच्छी बनती है और इसका मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट है। और रिसेंटली बहुत सारे लोग इसमें मतलब जुड़ गए हैं और इसकी फार्मिंग करते हैं और हे बना के इसके बड़े बड़े ब्लॉक्स बेचते हैं। मतलब इंडिया में भी यूज़ करते हैं और मतलब एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि ये ऊँट और घोड़े वगैरह में बहुत मतलब प्रचलित है, खाई जाती है, खिलाई जाती है। तो इसके खूब अच्छे दाम भी मिलते हैं। मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पे फॉडर वगैरह नहीं होता तो वो लोग ये इंपोर्ट करते हैं। तो अगर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ल्यूसर्न हैं आपके पास तो वो लगभग 14 से 15% उसके अंदर डीसीपी होता है और 50% के करीब उसमें टीडीएन रहता है। बरसीम और काउपी, इनका हे बनाना काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन आ सकता है, वाई बरसीम एंड काउपी कैन नॉट बी प्रिजर्वेटेड एज हे। तो इसका आंसर क्या है कि बरसीम जो होती है उसका जो स्टेम होता है वो हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है स्टेम, इस वजह से उसकी मतलब हे बहुत अच्छी नहीं बन पाती। और काउपी का जो स्टेम होता है, जो उसका तना है वो काफ़ी थिक होता है, तो उसे सुखाने में काफ़ी कठिनाई आती है। मतलब अंदर तक गर्मी नहीं जा पाती, वो सूख नहीं पाता ठीक से, तो हे अच्छी नहीं बनती है। और नॉन लेग्यूम ग्रासेस हैं जैसे वो उनका इतना अच्छा हे नहीं बनता जितना लेग्यूम हेज़ होते हैं। तो हे सबसे बढ़िया जो है वो लूसन का बनता है और उसकी डिमांड भी बहुत है, वो न्यूट्रिशियस भी काफ़ी होता है। मतलब 15% तक अगर डीसीपी मिल जाए ड्राई मैटर में या ड्राई फॉडर में तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो और ये पैलेटेबल भी कम होते हैं और इनके अंदर प्रोटीन कम रहेगा, मिनरल मैटर भी ज़्यादा नहीं होता है और विटामिन भी कम रहते हैं। ग्रास जो हे बनते हैं, नॉन लेग्यूमिनस हे जो बनते हैं लेग्यूम हे के मुकाबले। अच्छा, हे के बाद आते हैं स्ट्रॉ के ऊपर। स्ट्रॉ किसे कहते हैं? भूसे को कहते हैं। जितने भी फीडिंग स्टफ़ हैं, स्ट्रॉ जो है वो सबसे सस्ता होता है, भूसा सबसे सस्ता होता है। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, गेहूँ का हो सकता है,
चावल का हो सकता है, ज्वार का, किसी भी अनाज का भूसा हो सकता है, सोयाबीन का या मटर का, किसी भी चीज़ का हो सकता है। और वो सस्ता होता है, मतलब क्योंकि वो एक तरीके की कवरिंग है सिर्फ। और सस्ता क्यों होता है? क्योंकि वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू या उसका न्यूट्रिशन बहुत ही पुअर होता है। उसके अंदर प्रोटीन तो बिल्कुल ना के बराबर होता है और क्रूड फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बल्कि फीड के तौर पे इस्तेमाल होता है। फॉस्फोरस नहीं होता उसके अंदर, बहुत पुअर होता है फॉस्फोरस, लेकिन कैल्शियम उसके अंदर मिल जाता है। और कुछ ट्रेस मिनरल भी रहते हैं, लेकिन सिलिका जो मिट्टी वाला तत्व है, ये बिल्कुल नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ होती है सिलिका। जब हम उसका एनालिसिस करते हैं ना, केमिकल एनालिसिस करते हैं फीड्स का, तो उसमें सिलिका को भी देखा जाता है। सिलिका जितनी ज़्यादा होती है, फीड का न्यूट्रिटिव वैल्यू या न्यूट्रिशियस जो उसका करेक्टर होता है वो उतना ही कम होता है। तो इस वजह से भूसे का जो न्यूट्रिटिव करेक्टर सिलिका ज़्यादा होने की वजह से भी कम है, क्योंकि ये मिनरल को बाइंड कर लेता है। डीसीपी तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, और टीडीएन की वैल्यू भी 40% से ज़्यादा नहीं होती। वेस्टर्न कंट्रीज़ में लाइव स्टॉक को भूसा नहीं खिलाया जाता है, सिर्फ उसे बेडिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंडिया में क्योंकि फॉडर रिसोर्सेज बहुत कम है, और इंडिया एक अपने आप में मतलब इस मामले में अनोखा देश है। यहाँ पे भूसा जो लोग खिलाते भी नहीं हैं, यहाँ पे वो 10 रुपये किलो बिकता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि किसान जो है वो भेड़ चाल में चलता है, उसे ये है कि भूसा तो खिलाना ही है ना। वो अल्टरनेट भी नहीं ढूंढता। जब एक चीज़ की डिमांड रहेगी मार्केट में तो उसके रेट भी बढ़ते चले जाएंगे। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। तो इंडिया में भूसे को खिलाया जाता है, और 1 या 2 किलो कंसनट्रेट मिक्सचर भूसे के साथ दे दें अगर आप, तो उसकी एक बेसल डाइट बन जाती है, जिसे मेंटेनेंस राशन कहते हैं। तो मैं मतलब अक्सर यही कहता हूँ कि जब आप अपने एनिमल को भूसे पे रख रहे हैं, तो आप उसे 1 से 2 किलो अलग से दाना दें। उस दाने के ऊपर प्रोडक्शन के लिए फिर और कंसनट्रेट दें, अगर आप सिर्फ भूसे के ऊपर है और हरा चारा नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपका एनिमल मतलब हरे चारे को रिप्लेस, मतलब बिल्कुल तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन 80% तक उसे रिप्लेस कर सकता है, और एनिमल का प्रोडक्शन उसमें बना रहता है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर जिसमें कैल्शियम फॉस्फोरस भी प्रेजेंट हो, वो 20 से 25 ग्राम, इतने में हालांकि कुछ नहीं होता है, बहुत पुरानी किताब लिखी हुई है। 50 से 100 ग्राम यहाँ पर इसे मानिए, ये भी दिया जाता है। हाँ, 20 से 25 ग्राम मेंटेनेंस के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर प्रोडक्शन में है एनिमल तो कम से कम 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर उसे आपको देना चाहिए। और अगर लेग्यूम अवेलेबल हैं आपके पास, तो 10 से 20 केजी आप उसकी फीडिंग कर सकते हैं कंसनट्रेट की जगह, मतलब मेंटेनेंस के लिए। जैसे बरसीम है तो 5 किलो भूसा लीजिए, 20 किलो बरसीम लीजिए, फिर आपको कंसनट्रेट देने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल मेंटेन उसमें कर लेगा, और 5-6 लीटर दूध भी उसमें दे देता है, बिना मतलब अपनी सेहत को गिराए। तो जर्नल स्ट्रॉ जो होते हैं लेग्यूमिनस के, जैसे काउपी है, जैसे मैंने बताया गेहूं का या चावल का भूसा होता है, उसकी तो न्यूट्रिशियस वैल्यू मतलब कम होती है, उसके अंदर वो भी कम रहता है। डीसीपी मतलब, डीसीपी का मतलब है डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, प्रोटीन कम रहता है, और टीडीएन भी 40% तक रहता है। लेकिन जो लेग्यूमिनस फॉडर होते हैं, जैसे काउपी है, ग्राउंडनट केक है, मूंग है, ग्राम है, सोयाबीन है, इनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है इनके भूसे की, 2 से 3% डीसीपी होता है, और टीडीएन तो उतना ही 30 से 40% तक रहता है। तो स्ट्रॉ में होता क्या है, ये बेसिकली उसका तना होता है और कुछ पत्तियाँ होती हैं जो सीड के राइप होने के बाद, पकने के बाद थ्रेशिंग द्वारा अलग की जाती हैं। मतलब थ्रेशर वगैरह लगा देते हैं, उसे अलग कर देते हैं, अनाज को अलग, और इन चीज़ों को अलग कर दिया जाता है। जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं सब में से लगभग ये स्ट्रॉ निकलता है, और कुछ लेग्यूम में से भी स्ट्रॉ निकलता है। तो स्ट्रॉ जैसे राइस या वीट से जो निकलता है, उसे एक स्टेपल फीड की तरह यूज़ किया जाता है कैटल और बफेलो में, और ख़ासकर एशियन कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, इन जगहों में इसे यूज़ किया जाता है। इसकी वजह क्या है? एक तो स्कैरसिटी है, गुड क्वालिटी फॉडर अवेलेबल नहीं है। अगर हरा चारा किसी के पास अच्छी मात्रा में सस्ता अवेलेबल होगा तो कोई भूसा खिलाएगा क्या? कभी भी नहीं खिलाएगा। क्यों खिलाएगा वो भूसा? दूसरा क्या है कि उन रूमिनेंट्स के लिए
जिन्हें मतलब कुछ भी अवेलेबल नहीं है, उनके लिए एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रूमिनेंट्स हैविंग 70% कार्बोहाइड्रेट ऑन ड्राई मैटर बेसिस। इसका मतलब ये है कि लगभग 70% इसमें सेलुलोज होता है। ठीक है, सेलुलोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है, तो वो एनिमल को मिल जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है 70%, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिबल नहीं होता, खाली 40 से 45% ही इसमें से डाइजेस्टिबल एनर्जी निकल पाती है। बाकी सारी लिग्निन और सिलिका, जैसे मैंने बताया था ना कि सिलिका कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी कम होगी। तो केमिकल एनालिसिस करवाते हैं हम, ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल, ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस भी कहते हैं उस फीड के केमिकल एनालिसिस को। तो जब हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कराते हैं तो देखते हैं सिलिका कितना है। मान लो आपने सोयाबीन खरीदी, सोयाबीन की खल खरीदी या मस्टर्ड की खल खरीदी, कुछ भी ख़रीदा, आपने देखा कि भाई इसमें प्रोटीन इतना है और ऑयल इतना है और सिलिका कितना है। तो सिलिका जब देखेंगे आपको, अगर वो नॉर्मल जितना कंटेंट उसका होना चाहिए 2% मान लीजिए होनी चाहिए, वो 4% आ रही है, तो इसका मतलब उसमें मिलावट की गई है। किसकी मिलावट की गई है? मिट्टी की। अब हो सकता है उसे ज़मीन पे छोड़ दिया गया हो, प्रॉपर उसकी केयर ना की गई हो, या वैसे ही बाहर छोड़ दिया गया हो, धूल मिट्टी उसके अंदर हवा से आ गई हो, तो सिलिका को देखा जाता है। लेकिन भूसे में सिलिका कैसे आती है? भूसा में सिलिका उसके स्ट्रक्चर का पार्ट होती है। जो लिग्निन होता है वो उसके स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को एक तरीके से जकड़ लेता है, उसे डाइजेस्ट नहीं होने देता। तो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ राइस स्ट्रॉ जो होता है चावल का भूसा, उसकी ऑलमोस्ट 0 होती है, वाइल फॉर व्हीट स्ट्रॉ के अंदर लगभग 2% डाइजेस्टिबिलिटी प्रोटीन की मतलब देखी जाती है। तो राइस स्ट्रॉ तो बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं है, लेकिन ना होने से वही बेहतर है। जैसे हालात हैं मतलब कंट्री के फॉडर और फीड को लेके, तो राइस स्ट्रॉ ही हमारे लिए मतलब गनीमत है इस टाइम। इसके अंदर क्या होता है, अगर इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या हम देखें तो इसमें ईस्टर लिंकेजेस होते हैं लिग्निन के बने हुए स्ट्रॉ के अंदर। लगभग 6% इसके अंदर लिग्निन रहता है स्ट्रॉ के अंदर। एंड द सेल वॉल पॉलीसैकेराइड्स सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज रेंडर द कार्बोहाइड्रेट टू बिकम मोर रेजिस्टेंट टू ह्यूमन माइक्रोबियल एंजाइम। तो मेन जो चीज़ है जो पशु को चाहिए वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज है, लेकिन लिग्निन कंटेंट उसे बांध लेता है, जकड़ लेता है, और ये लिग्निन कंटेंट 6% तक होता है। ये आप याद कर लें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है। सिलिका 13% तक होती है स्ट्रॉ के अंदर। तो ये भी सिलिका भी लिग्निन की तरह बिहेव करती है, लेकिन ये ज़्यादा क्या करती है, ये मिनरल्स को बाइंड कर लेती है, न्यूट्रिएंट्स को भी बाइंड करती है। तो ये अपने अंदर एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ताला लगा देती हैं सिलिका और लिग्निन। तो कोई पूछे कि भाई भूसे के अंदर मतलब कार्बोहाइड्रेट कंटेंट तो 70% है, लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी पुअर क्यों है? उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इसी वजह से पुअर है क्योंकि उसके अंदर लिग्निन और सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है, जो न्यूट्रिटिव या जो न्यूट्रिशन को लॉक कर देता है। अगर किसी तरीके से लिग्निन को तोड़ दिया जाए तो स्ट्रॉ की न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो हमें इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए भी मतलब कुछ प्रोसेस होते हैं। पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छी इसकी नहीं होती। पैलेटेबिलिटी का मतलब है जायका। तो 2.5% ऑफ बॉडी वेट, मतलब अगर इसे छोड़ दिया जाए खाली भूसे के ऊपर तो एनिमल 2.5% से ज़्यादा नहीं खा पाता। तो इसी वजह से क्या होता है, गौशालाओं में भाई गौशाला मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए फंड्स। जब हमारे पास फंड्स आते हैं तो हम सबसे पहली चीज़ क्या ख़रीदते हैं, क्योंकि गौशाला में कौन से एनिमल ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव एनिमल्स रहते हैं। उन नॉन प्रोडक्टिव एनिमल्स को भूसा ही सबसे मतलब एक वो होता है, फीड इंग्रेडिएंट होता है, जो कि चीप भी होता है और वो खिलाया भी जाता है। अगर हम उसे खाली एनिमल को भूसे के ऊपर रख देते हैं तो वो एनिमल इतना भूसा नहीं खा पाता जिससे वो अपनी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को न्यूट्रिएंट्स की पूरा कर पाए। तो जब उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती हैं तो वो अपनी बॉडी का वज़न गिराने लगता है, क्योंकि बॉडी को हार्ट है, डाइजेशन है, किडनी है, ब्रेन है, हर एक को एनर्जी चाहिए ना, तो वो कहाँ से लेगी? तो वो अपनी मसल्स को एनिमल डिज़ोल्व करने लगते हैं। इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि एनिमल दुबले होते चले जाते हैं। उन्हें भूसा भरपूर दिया जा रहा है, मान लीजिए कि आप उसे 6 किलो भूसा दे रहे हैं एक एनिमल को,
भूसा भरपूर दे रहे हैं लेकिन वो इतना खाता ही नहीं है जितनी उसे ज़रूरत है। तो इसकी वजह से ज़रूरी ये हो जाता है कि थोड़ा उसे सप्लीमेंटेशन करें एनर्जी का और प्रोटीन का। तो ऐसी कंडीशन में, ये तो मैंने गौशाला का एक एग्जांपल दिया, ड्राउट में भी हो सकता है कि जैसे ड्राउट की कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पर भी मतलब कुछ नहीं होता है खाने के लिए, सिर्फ भूसा ही अवेलेबल है, भूसे के ब्लॉक्स बनाए भेज दिए वहाँ पे, तो एनिमल वहाँ पे भी डाउन होते चले जाते हैं। और एनिमल देखिए कोई भी हो, चाहे प्रोडक्टिव एनिमल हो, नॉन प्रोडक्टिव एनिमल हो, इस दुनिया में अगर वो आया है तो खाना, भरपूर खाना, भरपेट खाना उसका हक है। जैसे इंसानों का हक है ऐसे ही एनिमल का है। अगर आपने उसे पाला है तो आपके ऊपर मतलब ये ज़रूरी है कि आप उसे मतलब उतना दें जितना मतलब वो एटलीस्ट अपना मेंटेन तो कर सके अपनी बॉडी को, है ना। तो चाहे वो कहीं पर भी है एनिमल, वो सबकी मतलब एटलीस्ट ओनर की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसे पूरा करे। तो ये अगर बात आपको पता होगी तभी आप अगला कदम उठाएंगे ना कि थोड़ा प्रोटीन सप्लीमेंट, भूसे की क्वांटिटी कम कर दें। आप 6 किलो दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं तो 4 किलो कर दें, 1 किलो उसमें ये बढ़ा दें, उसी या उतना बढ़ा दें जितने पैसे का भूसा आया उतने पैसे का आप उसमें कुछ मतलब ब्रान वगैरह, चोकर है या कुछ है या कोई प्रोटीन सप्लीमेंट है, खल है, वो दे दें। तो उससे क्या होगा ना कि एनिमल जो है वो एटलीस्ट मेंटेन अपने आप को कर पाएगा। दूसरा क्या होता है कि ऑक्जेलिक एसिड कंटेंट जो राइस स्ट्रॉ का होता है 1.6% होता है। ये जो डेटा आ रहा है ना, इसे भी आप याद कर लें, नोट कर लें, ये आपके क्वेश्चंस वगैरह में आपको मिल सकता है। तो बीच बीच में थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल बातें मतलब हम करते रहेंगे जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत होगी। तो ऑक्जेलिक कंटेंट राइस स्ट्रॉ का होता है लगभग 1.6%, जिसमें से 1.35 सॉल्यूबल फॉर्म में होता है और 0.25 इनसॉल्यूबल फॉर्म में होता है। ऑक्जेलिक एसिड क्या करता है, मतलब ये बेसिकली ये भी बाइंड कर लेता है। राइस स्ट्रॉ के अंदर ऑक्जेलिक कंटेंट मतलब ऑक्जेलिक एसिड इसका एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर फाउंड इन द राइस स्ट्रॉ। आप लिखेंगे ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जिलेट, ठीक है। ऑक्जिलेट इज़ द प्रिंसिपल एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर ऑफ, फिर आ जाएंगे 4 ऑप्शन, राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, सोयाबीन या कुछ भी। तो उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड कंटेंट होता है राइस स्ट्रॉ का, ये किससे अफेक्ट होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र विच कैन इंक्रीज ऑक्जिलेट। जब यूरिया वगैरह डाला जाता है चावल में तो वो ऑक्जिलेट को बढ़ा देते हैं। विद इंक्रीज इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फाउंड इन मोर इन लीव्स देन इन स्टेम। और स्टेज ऑफ प्लांट्स अफेक्ट्स इस टोटल क्वांटिटी, और कौन सी स्टेज पे उसे हार्वेस्ट किया गया है। तो जैसे अगर अर्ली स्टेज पे उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं हम प्लांट को, तो उसकी मतलब उसका कंटेंट ज़्यादा होता है, मैच्योरिटी पे वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ह्यूमन माइक्रोब्स ऑक्जिलेट को डिग्रेड कर देते हैं कुछ हद तक, लेकिन इसका जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन होता है ना वो कम होता है मैच्योर प्लांट में। मतलब जैसे हम इसे भूसा खिला रहे हैं चावल का, तो ये डिग्रेड तो हो रहा होगा ऑक्जिलेट अंदर जाके, लेकिन इस स्पीड से नहीं हो रहा होगा जितनी स्पीड से उसे होना चाहिए। तो ये मेनली एक्सक्रीट हो जाता है फीसिस के थ्रू एज इनर्ट कैल्शियम ऑक्जिलेट। मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स इसके कुछ होते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ऑक्जिलेट के मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट, मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट का मतलब है पशु के ऊपर कैसे ये प्रभाव डालता है। तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है कैल्शियम के साथ। जब ऑक्जिलेट पशु के पेट में जाता है, रूमेन में जाता है, तो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। मतलब कैल्शियम तो बहुत ज़रूरी है, मतलब पशु के लिए, मिल्क के लिए, उसके लिए आप खुद ही जानते हैं कि कैल्शियम की कमी से क्या क्या होता है। दस मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू फीसिस, फीसिस के थ्रू का सारा कैल्शियम एक्सक्रीट हो जाता है और इनर्ट कैल्शियम ऑक्जिलेट की फॉर्म में। तो लॉस ऑफ फीड कैल्शियम, यूरिन के अंदर भी इसका एक्सक्रीशन होता है। तो मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि CO2 एंड HCO3 बनता है विद कॉरस्पॉन्डिंग इनटेक ऑफ मोर वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पशु पानी पीता है। परसिस्टेंट ऑक्जेलिक एसिड ऑफ क्रॉनिक टाइप में रिजल्ट इन किडनी डैमेज। किडनी डैमेज भी होता है क्योंकि किडनी को फिल्टर करना पड़ रहा है वो बार बार। तो किडनी डैमेज की वजह से यूरीमिया होता है, किडनी यूरिया को फिल्टर नहीं कर पाती है, यूरिया ब्लड में बढ़ने लगता है, एनिमल इनफर्टाइल हो जाता है।
और एक कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं, किडनी फेलियर भी है, एनिमल मर भी सकता है। हाई यील्डिंग काउस को अगर आप देंगे तो उनमें मिल्क फीवर होने की कंडीशन हो जाती है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, किडनी या ब्लैडर में कैल्कुलाई बन जाती है, ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आती है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। अंदर जाके भी ये कैल्शियम को बाइंड करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या कहते हैं वहीं पे बाइंड करेगा। और एक्यूट टॉक्सिसिटी में जो वेगस नर्व होती है दैट इज़ लीडिंग टू दी स्टॉपेज ऑफ ह्यूमन मोटिलिटी। ह्यूमन का ही काम करना बंद कर देता है अगर वेगस नर्व को ये अंदर जाके खून में जाके डैमेज जब करता है तो और ज़्यादा ऑक्सीलेट क्या करता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी को ह्यूमन के अंदर डाउन कर देता है, उससे सेलुलोज का डाइजेशन कम हो जाता है। तो एक बीमारी होती है डेग्नाला डिजीज़, तो वो भी ये कहा जाता है राइस स्ट्रॉ खिलाने से होती है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट होता है ऑक्सीलेट का। तो ये हमने पढ़ा। अगले जो भी इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम देखेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा ट्रीटमेंट, स्ट्रॉ को कैसे ट्रीट करके उसे थोड़ा सा और पैलेटेबल और न्यूट्रिशियस बनाया जा सकता है वो देखेंगे। और फिर उसके बाद साइलेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर कंसनट्रेट कैसे होते हैं और क्या क्या कंसनट्रेट में मिलाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।